नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो 13वां टॉपिक है वन बंदोबस्त, इंग्लिश में बोलें तो फॉरेस्ट सेटलमेंट्स, इसको देखेंगे। छोटा टॉपिक है और एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो आधा सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद के जो टॉपिक बचे हैं वो ज़्यादातर सभी टॉपिक एक एक वीडियो के ही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 13 वीडियो में सभी टॉपिक आगे के ख़त्म हो जाएंगे। तो लगभग 15-16 दिन में आपका सिलेबस जो है वो मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और अभी पेपर की जो डेट है वो आई नहीं है, तो आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा। और बीच बीच में मैं प्रैक्टिस सेट भी कराता रहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इसमें सब दिए गए, मतलब जो टॉपिक्स हैं वो सब थ्योरेटिकल हैं। तो ये जो MCQs है ना, किस तरह के आएंगे वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि वन बंदोबस्त होते क्या हैं। वन संसाधनों के उपयोग और वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को नियंत्रित करने से संबंधित नियम वन बंदोबस्त कहलाते हैं। कि जंगल में जब किसी एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें जो वन के संसाधन हैं उसमें वन उपज आ जाती है, भूमि का प्रयोग आ जाता है। वहाँ पे बसने के से संबंधित राइट, कि वहाँ पे जो आदिवासी समूह है ना, उनके भी तो कुछ राइट्स होते हैं ना, कम्युनिटी राइट्स। तो उन सब से संबंधित जो नियम है वो वन बंदोबस्त के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय वन अधिनियम 1927 वन बंदोबस्त से संबंधित सभी प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। तो जो वन बंदोबस्त है ना, वो भारतीय वन अधिनियम जो 1927 है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं एक टॉपिक में, और आरक्षित वन और संरक्षित वन करके भी टॉपिक था। तो इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे मैंने केवल धाराएं बता दी थी कि ये धारा इसमें इससे संबंधित है। अब हम लोग उसके अंदर देखेंगे डिटेल थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन है ना अंदर से पूछ सकता है। अब ये टॉपिक दे दिया है तो थोड़ा और डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, भारतीय वन अधिनियम 1927 का अध्याय 2 आरक्षित वनों से के संबंध में विभिन्न प्रावधान करता है। इसके लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी को अनेक अधिकार दिए गए हैं। तो जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है, इसका चैप्टर 2 है वो आरक्षित वनों से संबंधित है। जब आरक्षित वन मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था। और इसमें एक वन व्यवस्थापन अधिकारी, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, इसको फॉरेस्ट सेटलमेंट से रिलेटेड अधिकार दिए गए हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी धारा में किन किन तथ्यों को बताया गया है। तो जो धारा 6 है वो वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा जो दिया गया है ना, इसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो जो धारा 6 है वो वन व्यवस्थापन अधिकारी को इंग्लिश में फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर बोलते हैं। तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने को बताती है धारा 6। तो जो नोटिफिकेशन जारी करेगा वन व्यवस्थापन अधिकारी, तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या होगा वो इसमें उपधाराएं जो दी है ना, का, खा, गा, इसमें बताया गया है। का में दिया गया है प्रतिस्थापित वन की स्थिति और सीमाओं को यथासंभव विनिर्दिष्ट करने वाली। तो जिस भी क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करने की बात की जा रही है, तो उसकी स्थिति और सीमाओं को जितना संभव हो सकेगा उसको बताएगा उस नोटिफिकेशन में। खा है उन परिणामों की जो ऐसे वन आवरण पर इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित रूप से सुनिश्चित होंगे, व्याख्या करने वाली। कि मतलब जब इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो उससे क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं, उसकी व्याख्या। गा है ऐसी उद्घोषणा की तारीख से कम 3 माह का समय नियत करने वाली और धारा 4 या 5 में वर्णित किसी अधिकार का दावा करने वाले हर व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली कि वह वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष
ऐसे अधिकार के स्वरूप को और उसके उपबंध, दावाकृत प्रतिकर के परिणाम और विनिर्दिष्ट करने वाली लिखित सूचना ऐसी कालावधि के अंदर उपस्थित करे। तो आपको इतने बड़े पैराग्राफ से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा भाषा जो है ना वो इनकी थोड़ा सा क्लिष्ट होती है, मैं आपको साधारण भाषा में मतलब सभी का समझाता जाऊंगा। तो इसमें जो गा है इसमें दिया गया है कि उस नोटिफिकेशन में कम से कम 3 माह का समय दिया जाएगा कि धारा 4 और धारा 5 में वर्णित अधिकार, तो धारा जो 4 है ना, धारा 4 में ये बताया गया है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र या रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करेगी, ऐसी नोटिफिकेशन जारी होती है। और धारा 5 में वन अधिकारों के उद्भूत होने का वर्जन, मतलब बार ऑफ एक्यूरल ऑफ फॉरेस्ट राइट कि मतलब कौन कौन से जो फॉरेस्ट राइट्स पहले मिल रहे थे वो अब मिलना बंद हो सकते हैं। तो 4 और 5 में जो बातें कही गई हैं उसके अगेंस्ट में यदि कोई व्यक्ति दावा प्रस्तुत करता है तो वो वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत करेगा और उसके लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है उद्घोषणा उस भूमि के जो उस उद्घोषणा में समाविष्ट हैं पड़ोस के हर नगर और ग्राम में स्थानीय जनभाषा में प्रकाशित करेगा। ये नोटिफिकेशन जो एरिया रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो रहा है उसके आसपास के नगर और ग्राम में वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज है उसमें पब्लिश किया जाएगा। आगे देखते हैं, जो धारा 7 है वो वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जांच का प्रावधान करती है। इसमें लिखा है वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 6 के अधीन दिए गए सब कथनों को लिखेगा और उस धारा के अधीन किए गए दावों और अधिकारों की जांच करेगा। तो धारा 6 में लोग अपना दावा प्रस्तुत करेंगे उस क्षेत्र में अपने राइट्स, और वो राइट्स हो सकते हैं ज़मीन से लेकर संसाधनों से संबंधित। तो उन दावों की जांच वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 7 के अंतर्गत करता है। चलिए अब देखते हैं धारा 8। धारा 8 में वन व्यवस्थापन अधिकारी मतलब फॉरेस्ट सेटलमेंट जो ऑफिसर है उसकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसके का पार्ट में दिया है, किसी भूमि पर स्वयं या इस प्रयोजन के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, उसे अभ्यंकित करने और उसका नक्शा बनाने की शक्ति। तो वन व्यवस्थापन अधिकारी खुद या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई दूसरा अधिकारी वन में प्रवेश कर सकता है, वहाँ का सर्वेक्षण कर सकता है और नक्शा उस एरिया को बनाने की शक्ति है। ये वन व्यवस्थापन अधिकारी की पहली शक्ति है। दूसरा है वादों के विचारण में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, कि यदि वादों मतलब होता है कोई विवाद यदि होता है उसके केस में सिविल कोर्ट की जो पावर होती है ना वो वन व्यवस्थापन अधिकारी के पास होती है। अब देखते हैं अगला धारा 9। धारा 9 में क्या लिखा है, अधिकारों का निर्वापन, मतलब किस केस में अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा फिर उसके बाद इसका जो सार है समरी वो बताऊंगा। वे अधिकार जिनका दावा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है और जिनके अस्तित्व की कोई जानकारी धारा 7 के अधीन की गई जांच द्वारा नहीं मिली है, जब तक कि उन अधिकारों का दावा करने वाले व्यक्ति वन व्यवस्थापन अधिकारी का यह समाधान कि धारा 6 के अधीन नियत कालावधि के अंदर ऐसा दावा न करने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण था, धारा 20 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने से पूर्व नहीं कर सकेगा, निर्वापित हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं निर्वापन का मतलब बताता हूँ। अधिकारों की समाप्ति, निर्वापन का मतलब खत्म हो जाना, कि वहाँ से जो राइट्स हैं किन लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। तो लिखा है कि अब इससे पहले हम लोग धारा 6 देखे थे जिसमें जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है वो नोटिफिकेशन जारी करता है। तो कौन से अधिकार खत्म हो जाएंगे कि जो उस जो
उद्घोषणा जो उस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं और कोई उसका पे अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है। ये धारा 6 की बात हो रही है। अब धारा 7 में क्या है कि यदि कोई दावा करता भी है तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर उनकी जांच करेगा और जांच में पाता है कि ये सही नहीं है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये टाइम है ना, वो लिखा है कि यह समाधान की धारा 6 के अधीन नियत कालावधि, मतलब 3 महीने का ये समय भी दिया जाता है। और जो दावा है वो धारा 20 के अधीन अधिसूचना को प्रकाशित होने से पहले किया जाना चाहिए। वो तो धारा 20 क्या है? धारा 20 ये बताती है कि कोई क्षेत्र सरकार ने सभी जरूरी, मतलब सबसे पहले सरकार धारा 4 के अधीन किसी, या राज्य सरकार की बात हो रही है, धारा 4 के अधीन किसी क्षेत्र को रिजर्व एरिया डिक्लेयर करने की नोटिफिकेशन जारी करेगी कि ये एरिया रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाने वाला है, जो कोई भी यहाँ पे अपना अधिकार प्रस्तुत करना चाहता है वो कर दे। और धारा 20 में क्या होता है कि सभी आपत्तियाँ और सुझाव जो हैं वो सरकार ने लेने के बाद अब फाइनली सेटल कर लिया है कि अब ये जो क्षेत्र है वो इस डेट से आरक्षित क्षेत्र बन जाएगा, वो धारा 20 में बताया गया है। तो यदि आप धारा 20 का जो नोटिफिकेशन आता है उसके पहले तक दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो फिर आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे। चलते हैं अगला है धारा 10। धारा 10 स्थानांतरी खेती की पद्धति संबंधी दावों से बरतना। तो इसमें स्थानांतरी खेती मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे झूम की खेती की, कहीं भी आपने ये जो जनजातीय समूह होते हैं ना, तो जंगलों में क्या करते हैं कि कुछ एरिया साफ करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, फिर उसके बाद उस एरिया को जला देते हैं, फिर दूसरी जगह खेती करते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर का प्रयोग तो करते नहीं हैं। तो हम लोग जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरी पद्धति से खेती करते हैं उनके दावों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन दावा कर सकता है और किसके दावे पे क्या एक्शन लिया जाएगा। तो पहला जो उपधारा है धारा 10 की, इसमें लिखा है वन व्यवस्थापन अधिकारी स्थानांतरी खेती की पद्धति से संबंधित दावे की अवस्था में दावे की और किसी स्थानीय नियम या आदेश की जिसके अधीन वह पद्धति अनुज्ञात या विनियमित होती है विशिष्टियों को देने वाला कथन अभिलिखित करेगा और वह कथन अपनी इस राय के साथ कि वह पद्धति पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात या प्रतिषिद्ध होनी चाहिए सरकार को भेजेगा। अनुज्ञात का मतलब होता है कि जिसकी परमिशन मिल गई है, या अविनियमित का मतलब उसमें कुछ कंट्रोल हो। तो इस पहली उपधारा में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि स्थानांतरित खेती से संबंधित दावा करेगा तो उसकी जांच करेगा वन व्यवस्थापन अधिकारी, और वो उस दावे को पार्टली या कंप्लीटली मान सकता है और या मना कर सकता है, और इस तरह का वो सुझाव सरकार को भेजेगा। दूसरी उपधारा में बताया गया है राज्य सरकार उस कथन और राय से प्राप्त होने पर उस पद्धति को पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात या निषिद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी। जो सुझाव फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर राज्य सरकार को भेजेगा तो राज्य सरकार फिर आदेश पारित करती है कि इस पद्धति को पूर्णतः या अंशतः मानेंगे या निषिद्ध कर देंगे, मना कर देंगे, जिस पर रोक लगा देंगे। तीसरी उपधारा उसमें लिखा है कि यदि ऐसी पद्धति पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात की जाती है, मैंने अभी बताया अनुज्ञात का मतलब है कि अलाउ करना, तो ऐसी पद्धति को यदि हम लोग पूर्ण रूप से या अंशतः पार्टली मान लिया जाता है तो उस केस में अब बात आती है कि वन व्यवस्थापन अधिकारी क्या करेगा। तो वन व्यवस्थापन अधिकारी का पॉइंट में लिखा है बंदोबस्त वाली भूमि की सीमाओं को इस प्रकार बदल कर कि पर्याप्त विस्तार वाली यथोचित प्रकार की और युक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में की भूमि दावेदारों के प्रयोजनों के लिए अपवर्जित हो जाए। तो वन व्यवस्थापन अधिकारी क्या करेगा कि वो एरिया, उस भूमि की सीमाएं निर्धारित करेगा कि कहाँ पे आप ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, और उसका पर्याप्त विस्तार होगा और वो संगत युक्त होगा कि सुविधाजनक भी हो कि वो भूमि के दावेदार है ना उससे संतुष्ट हो सके। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, बंदोबस्त वाली भूमि के कतिपय प्रभागों को
पृथकता अभ्यांकित कराकर और उसमें ऐसी शर्तों के अधीन जो वह विहित करें स्थानांतरित खेती की पद्धति के लिए अनुज्ञा दावेदारों को देकर उसके प्रयोग का प्रबंध कर सकेगा। कुछ भूमि पे ऐसा है कि वो कुछ कंडीशंस भी लगा सकता है वन व्यवस्थापन अधिकारी, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, कि आपको यहाँ पे अनुमति तो है लेकिन उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तीसरा क्या लिखा है, उपधारा 3 के अधीन किए गए सब इंतजाम राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन होंगे। कि जो ये अभी हम लोग उपधारा 3 कर रहे हैं तो इसमें जो वन व्यवस्थापन अधिकारी जो भी कर रहा है ना, उससे पहले उसको राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। और 5वां पॉइंट है, ये 5वीं उपधारा है, सभी मामलों में स्थानांतरित खेती की पद्धति के बारे में यह समझा जाएगा कि यह ऐसा विशेषाधिकार है जो राज्य सरकार नियंत्रित निर्बंधित कर सकती है। कि जो स्थानांतरित खेती से संबंधित जो विशेषाधिकार है वो राज्य सरकार को मिलेगा और राज्य सरकार इस केस में उसको नियंत्रित कर सकती है या उस पर निर्बंधित मतलब उसको मना कर सकती है, रोक लगा सकती है उस पर। अब हम लोग देखेंगे धारा 11, ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है। कि किसी ने इंडिविजुअल ने दावा किया कि ये जो भूमि है वो हमारी है, तो उस भूमि को सरकार कैसे अर्जित कर सकती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो धारा जो 11 है उसकी उपधारा 1 में लिखा है, वन व्यवस्थापन अधिकारी किसी भूमि में ऐसे किसी अधिकार विषय किए गए दावों की दशा में जो मार्ग अधिकार या चारागाह अधिकार या वन उपज या जलमार्ग के अधिकार से भिन्न है उसे पूर्णतः या अंशतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश जारी कर सकता है। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि इन 4 केस के अलावा, मतलब मार्ग अधिकार का मतलब वहाँ से गुजरने का अधिकार, चारागाह का अधिकार या वन उपज का अधिकार या जलमार्ग का अधिकार कि वहाँ पे कोई वाटरवे निकल रहा है तो उसको यूज करने का अधिकार, इन 4 केस से अलावा कोई होगा तो उस केस में अधिकार को पूर्णतः या अंशतः खारिज करने वाला आदेश फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है, यदि ऐसा दावा पूर्णतः या अंशतः मंजूर किया जाता है तो वन व्यवस्थापन अधिकारी, अब आपने किसी ने भूमि पर दावा किया है तो उस केस में यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी उसको दावे को पूर्णतः पूरी तरह से या अंशतः कुछ भाग को मंजूर कर लेता है तो ऐसी 3 यहाँ पे केस लिखे हैं, का में लिखा है ऐसी भूमि को प्रतिस्थापित वन की सीमाओं से अपवर्जित करेगा। अब दावा यदि मंजूर कर लिया तो सीधी सी बात है अब उस भूमि को बाहर करना पड़ेगा उस भूमि मतलब आरक्षित वन क्षेत्र से। तो वही लिखा है ऐसी भूमि को प्रतिस्थापित वन की सीमाओं से अपवर्जित करेगा, मतलब बाहर कर देगा कि ये रिजर्व एरिया में नहीं आएगा। ऐसे अधिकारों के अभ्यर्पण के लिए उसके स्वामी से करार करेगा। कई केस में ऐसा होता है कि ऐसे अधिकारों के अभ्यर्पण के लिए उसके स्वामी से करार करेगा। इसका क्या मतलब है, हो सकता है कि कुछ लोग अपने राइट्स छोड़ने को भी तैयार हो जाएं। तो उस केस के लिए वो जो उसका मालिक है ना उससे कुछ सेटलमेंट कर सकता है। अभ्यर्पण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, बाद में देखते हैं। तीसरा लिखा है भूमि अर्जन अधिनियम 1984 द्वारा उबंधित रेत इसे ऐसी भूमि को अर्जित करने के लिए कार्यवाही करेगा। तो तीसरा केस यह है कि भूमि अर्जन अधिनियम जो 1894 है उसके अनुसार वो जमीन सरकार खरीद ले तो उसको भूमि को इसके आधार पर अर्जित करने का प्रयास करेगा, कार्रवाई करेगा। तीसरी उपधारा है ऐसी भूमि को इस प्रकार अर्जित करने के प्रयोजन।
तो जो दूसरी उपधारा है उसमें दावे को मंजूर करने के केस में क्या करेगा होगा। अब इस केस में लिखा है, तीसरी उपधारा में लिखा है कि यदि अर्जित करना है तो उसके लिए क्या करेगा। तो इसका का पार्ट में लिखा है, वन व्यवस्थापन अधिकारी की बाबत यह समझा जाएगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन कार्रवाई करने वाला कलेक्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसमें ये बताया गया है कि भूमि अर्जित करने के केस में वन व्यवस्थापन अधिकारी को कलेक्टर के राइट दिए गए हैं कि अब इस केस में भूमि यदि अर्जित की जा रही है तो जो वन व्यवस्थापन अधिकारी है वो कलेक्टर के रूप में कार्य करेगा। खा पार्ट लिखा है, दावेदार के बारे में यह समझा जाएगा कि वह हेतुबद्ध और उस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके सामने हाजिर होने वाला व्यक्ति है। अब यहाँ पे दावेदार के पहले का पॉइंट में जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है उसके बारे में लिखा है, और खा में लिखा है कि जो दावा करता है, क्लेम ऑफ राइट करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि धारा 9 का मतलब है कि जिसके अधिकार खत्म किए जा रहे हैं उससे संबंधित कोई दावा करने वाला व्यक्ति है वो उस दावेदार को समझा जाएगा जो उसके सामने हाजिर होगा। गा है, उस अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंधों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। तो जो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की है ना, उसकी बाकी धाराओं का अनुपालन इसमें हो चुका है, ये समझा जाएगा। और घा है, कलेक्टर दावेदार की सम्मति से या न्यायालय दोनों पक्षकारों की सम्मति से भूमि के रूप में या अंशतः भूमि के रूप में और अंशतः धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। तो कलेक्टर क्या करेगा इस केस में, जो दावा कर रहा है उसकी सम्मति से, या यदि न्यायालय में चला जाता है तो जो न्यायालय आदेश जारी करेगा उसके अनुसार या तो कुछ भूमि देगा उसको जो दावा कर रहा है और कुछ पैसा देगा, या टोटल भूमि दे सकता है दूसरी जगह। अब हम लोग देखेंगे धारा 12, इसमें क्या बोल रहा है, चरागाह या वन उपज पर अधिकारों के दावों पर आदेश। कि जो चरागाह या वन उपज हैं उस पर कोई अधिकार का दावा कर रहा है तो उस केस में क्या आदेश होगा। चरागाह या वन उपज पर अधिकार के दावों से संबद्ध दावे की दशा में वन व्यवस्थापन अधिकारी उन्हें पूर्णता या अंशतः मंजूरी या खारिज करने का आदेश पारित कर सकेगा। तो इस केस में निर्णय लेगा वन व्यवस्थापन अधिकारी। अब है धारा 13, वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले अभिलेख। तो ऊपर जो चरागाह या वन उपज के अधिकारों का दावा पेश किया जा रहा है ना, उससे संबंधित अभिलेख क्या क्या जमा कराएगा वन व्यवस्थापन अधिकारी, वो इसमें बताया गया है। क्या लिखा है, वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित को अभिलिखित करेगा। ये ऊपर वाली धारा की बात हो रही है, धारा 12 में, कि चरागाह या वन उपज पर अधिकारों का दावा पे आदेश कौन पारित करेगा, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर लिखा है कि 12 के अधीन आदेश पारित करेगा तो निम्न बातों का ध्यान रखेगा। कहा है, अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, निवास और उपजीविका। उपजीविका मतलब जीविकोपार्जन का साधन। और जो खा है, उन सब खेतों या खेतों के समूहों यदि कोई हो का नाम, स्थिति, क्षेत्रफल और उन सब भवनों यदि कोई है नाम, स्थिति और जिनके विषय में ऐसे अधिकारों का दावा किया जा रहा है। तो ये का और खा में जो चीज़ें दी गई हैं वो अभिलेख तैयार करेगा वन व्यवस्थापन अधिकारी। अब हम लोग देखेंगे धारा 15, मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग। कि जिन जिन अधिकारों को मान लिया जाता है तो उनका प्रयोग कैसे होगा। पहले उपधारा है 15 की, क्या लिखा है, वन व्यवस्थापन अधिकारी ऐसे अभिलेख तैयार करने के पश्चात अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार और जिस आरक्षित वन के संबंध में दावा किया गया है
उनको बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जिससे इस प्रकार मंजूर किए गए अधिकारों का निरंतर प्रयोग सुनिश्चित हो सकेगा। कि अब अधिकार मंजूर तो कर लिए गए हैं तो उस व्यक्ति को कोई उसके अधिकारों का हनन न करे, तो ये सुनिश्चित करेगा वन व्यवस्थापन अधिकारी। इसकी उपधारा सेकंड दी है, वन व्यवस्थापन अधिकारी किसी के जो राइट्स हैं उनको बनाए रखने के लिए क्या करेगा। तो अब यहाँ पे लिखा है कि उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाएगा। पर्याप्त विस्तार वाले युक्त रूप से सुविधाजनक स्थान के किसी अन्य वन खंड को ऐसे दावेदारों के प्रयोजन के लिए उपवर्णित कर सकेगा और उन्हें इस प्रकार मंजूर किए गए विस्तार तक चरागाह या वन उपज का अधिकार प्रदान करने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा। तो इसमें वही लिखा है कि जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है ना, उसको मतलब जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है तो उसके लिए एरिया डिक्लेयर कर देगा कि इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक वन उपज लेने और चारागाह के रूप में उस भूमि का इस्तेमाल करने का इनको अधिकार दे दिया गया। ये अभिलिखित करेगा, रिकॉर्ड करेगा। खा लिखा है, प्रतिस्थापित वन की सीमाओं को इस प्रकार बदल सकेगा कि दावेदारों के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विस्तार की और युक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में की वन भूमि अपवर्जित हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि उनको जो भूमि दी गई है ना, उसका विस्तार भी सही से निर्धारित करेगा और जो आरक्षित क्षेत्र है ना, उन मतलब जिसको चारागाह या वन उपज, जिस क्षेत्र को चारागाह या वन उपज के लिए जिस किसी के दावे को मंजूर कर लिया गया है, तो वो वहाँ पे सुविधाजनक रूप से पहुँच सके, उसके लिए राइट्स को एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए आदेश जारी करेगा। गा पॉइंट लिखा है, ऐसे दावेदारों को यथास्थिति चारागाह या वन उपज के अधिकार ऐसे मंजूर किए गए विस्तार तक ऐसी ऋतु में प्रस्थापित वन के ऐसे प्रभाग के अंदर ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा। तो यही है कि किसी के राइट्स है ना कब तक जारी रहते हैं, जब तक कोई दूसरा आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं रह सकता है, जारी नहीं हो जाता है, ऐसा आदेश वो जारी कर देगा। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट सेटलमेंट्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।